नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 के दौर में अब देश की अर्थव्यवस्था को संभालना और विकास को गति देने की जरूरत है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 का बजट पेश करने जा रही है। इसमें हेल्थ, मेडिकल रिसर्च, डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट, टेलीमेडिसिन में कौशल विकास और रोजगार के मोर्चे पर चुनौती आदि अहम बातें हैं। सीआईआई पार्टनरशिप समिट में वित्त मंत्री कह चुकी है कि हम ऐसा बजट देखेंगे जैसा एक तरह से पहले कभी नहीं देखा गया होगा। भारत के 100 साल के इतिहास में कभी महामारी के बाद बजट नहीं बना है। ऐसे में छोटे और मझोले ट्रेडर्स की आशाएं अब और बढ़ चुकी है। निर्मला के मुताबिक विकास के रास्ते पर बढ़ने के लिए उन क्षेत्रों को समर्थन की जरूरत है जिन पर महामारी का बुरा असर पड़ा है। साथ ही उस सेक्टर को भी बढ़ाना है जो अब नई तरह की मांग का केंद्र बनते हुए विकास का नया इंजन बनने जा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार में भारत का बड़ा योगदान रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक फंड उपलब्ध कराने और भवनों और अस्पतालों के लिए निजी पार्टनरशिप के साथ ही हॉस्पिटल के संचालनों के लिए क्षमता बढ़ाने पर भी जोर होगा। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कारोबारी और व्यापारिक संस्थाओं की क्या मांगे हैं और उनके इस बजट को लेते हुए क्या सुझाव है। छोटे और मझोले व्यापारी की इस बजट पे नजर टिकी हुई है। सबकी ही निगाहें 2021-22 के बजट पर टिकी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि यह बजट 100 सालों में सबसे अच्छा साबित होगा और तभी से छोटा और मझोला व्यापारी बजट पर टकटकी लगाए बैठा है। कोरोना ने वैसे ही कमर तोड़ दी है, आमदनी के सोर्स खत्म हो रहे हैं। कोविड-19 सेस की अटकलों से छोटे ट्रेडर्स में अभी डर का माहौल है। यदि सरकार सेस लगाए तो अमीर और बड़े कारोबारी पर लगाए। ई कॉमर्स कंपनियां का बिजनेस मॉड्यूल भी छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बिजनेसमैन चाहते हैं कि आयात होने वाले माल पर ड्यूटी बढ़ाई जाए, इससे घरेलू इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगाने के लिए व्यापारियों और खास छूट दे, इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कोरोना काल में लगाए लॉकडाउन में शहरों से गांव और कस्बों की ओर से लोगों ने कुछ किया था। अब इसका लाभ उठाना चाहिए तो वहां के लोगों के क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो मार्केट में पैसा आएगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। कारोबारियों को सस्ते लोन की भी उम्मीद है। नए कर्मचारी रखने पर टैक्स में अलग से छूट मिले। तो ये सारे सुझाव है जो छोटे और मझोले जो व्यापारी है उनके सुझाव है। आगे बात करें कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो सीए प्रशांत गुप्ता के कुछ सुझाव है। उन्होंने अपने सुझाव में लिखा है कि वेतन कर्मी करदाताओं को मिलने वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाए। सामान्य करदाताओं को धारा 80 टीटीए के अंतर्गत बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज की कटौती 10,000 रुपए को सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज पर भी प्रदान किया जाए। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र वाले टैक्स पेयर्स को धारा 80 टीटीबी के अंतर्गत ब्याज की आय पर मिलने वाली कटौती की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाए। धारा 80 के अंतर्गत खुद पर खर्च किए चिकित्सा प्रीमियम पर मिलने वाली कटौती 25,000 से बढ़ाकर 50,000 हो। धारा 80 में मिलने वाली कटौतियों की अधिकतम सीमा को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाए। धारा 80 में निर्धारित सीमा को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए हो। कोविड-19 उपचार पर किए गए खर्च पर 1 लाख रुपए या वास्तविक खर्च जो भी कम हो उस पर अतिरिक्त छूट मिले। इसके अलावा निवारक चिकित्सा खर्च पर मिलने वाली कटौती की सीमा को 5,000 रुपए बढ़ाकर 10,000 रुपए हो। धारा 80 ईए के अंतर्गत निर्धारित की गई प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू को 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिए जाए, जिसके अंतर्गत पहली बार घर खरीद रहे ग्राहकों को होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया है कि धारा 111 के अंतर्गत शेयर यानी इक्विटी के हस्तांतरण पर होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्स की दर 15% से घटाकर 10%
कर दी जाए। ये तो उनके कुछ सुझाव थे, लेकिन कुछ और भी डिमांड है। इसमें कहा गया है कि पुराने हो चुके ट्रकों को जल्दी स्क्रैप नहीं किया जाए, वन टाइम उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि इस समय व्यापारी, किसान, ट्रक मालिक नई गाड़ी खरीदने की हालत नहीं है। इसे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। इस कोविड के भयंकर आपातकाल में महंगाई नहीं बढ़े, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा आर्थिक पैकेज की भी डिमांड लोग कर रहे हैं। सरकार अपना खर्चा ग्रामीण और शहरी इलाकों में बढ़ाए, सरकार खुद नए क्षेत्रों में खरीदारी करे। जितना अधिक खर्च बढ़ेगा उतना लाभ होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वाहन खरीद में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का प्रावधान हो सकता है या कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा सकता है। महामारी के दौर में कर्मचारियों को नहीं निकालने वाली कंपनी को टैक्स में अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान भी हो सकता है। इसके अलावा प्रदूषण के लिए अलग से फंड बनाने की संभावनाएं भी इस बजट में प्रबल है। जिस तरह से वायु प्रदूषण पिछले कई सालों से दिल्ली और उत्तर भारत में बड़ी समस्या बनकर उभरा है, उस पर सरकार कोई ठोस निर्णय ले सकती है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ओर आगे बढ़ने पर भी बजट में जोर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर आगामी बजट देश को कोविड-19 से उबारने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा। ये तो हुई व्यापारी और ये जो सीए द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, और कुछ जो अन्य डिमांड थी वो भी मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे कि बजट को लेकर सीटीआई के क्या सुझाव है। सीटीआई यानी कि चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बजट से पहले सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार से है। पहला कि टैक्स रिबेट द्वारा 5 लाख रुपए तक के टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स से दी गई छूट का लाभ सभी मध्यम एवं उच्च वर्गीय टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उनको भी मिलना चाहिए। इसके लिए ये छूट रिबेट के जरिए ना देकर इनकम टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाकर देनी चाहिए। दूसरा यह है कि 2 साल पहले कैश पेमेंट की लिमिट को 20,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। 20,000 की लिमिट 20 सालों से चली आ रही थी। नगद लेन देन व्यापार की जो बात करें तो उस व्यापार में भी छूट मिलनी चाहिए। तीसरी जो बात करें तो सरकार को कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करनी चाहिए। बहुत सारा रॉ मटेरियल विदेश से आता है जिससे देश में प्रोडक्शन होता है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करना होगा, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना होगा ताकि देसी उद्योगों में अधिक उत्पादन हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान पर ठोस काम हो। भारतीय वस्तुओं की डिमांड होगी तो यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी। 5वां सुझाव यह है कि सरकार को ई कॉमर्स पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। देश में ई कॉमर्स के जरिए विदेशी कंपनियां काफी मुनाफा कमा रही है जिससे हमारा पैसा विदेश जा रहा है। इससे हिंदुस्तान के खुदरा बाजार को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो ई कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाए जाने की भी मांग की गई है। देश के टूरिज्म सेक्टर में भी कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है। वैक्सीन आने के बावजूद अभी भी लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं। देश ही नहीं दुनिया भर में कोरोना ने प्रकोप मचाया है। अब भारत सरकार का बजट आने जा रहा है। केंद्र सरकार को कम से कम 1 साल तक टैक्स फ्री हॉलिडे करना चाहिए ताकि पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को फिर से खड़ा होने का मौका मिले। इस संदर्भ में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी कि फेड की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। वन इंडिया वन टूरिज्म के तहत नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाई जाए। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करे। ये देश में पर्यटन को बढ़ाने पर काम करे। कोविड-19 नेगेटिव लोगों को देश में कहीं भी घूमने की आजादी मिले और वैक्सीन आने के बाद भी सभी होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल्स की जो भी एजेंसी है उनको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। ये तो हुई टूरिज्म सेक्टर की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेती से होने वाली आय के अलावा कई और ऐसी इनकम है जिन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में टैक्स छूट वाली इस तरह की आमदनी में के बारे में भी जिक्र किया गया है। कुछ आमदनी ऐसी होती है जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी इनकम के बारे में कि जिन पर टैक्स आप बचा सकते हो।
सबसे पहले तो ईपीएफ में जमा रकम यानी कि पीएफ अकाउंट में आपकी ओर से जमा रकम पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है। आपके ईपीएफ अकाउंट में नियोक्ता की तरफ से जमा किए जाने वाले रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसमें शर्त यह है कि यह रकम आपकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर रकम इससे अधिक है तो बाकी रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी तो शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिला 1 लाख रुपए तक का रिटर्न। अगर आपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो 1 साल बाद इन्हें बेचने पर मिलने वाला 1 लाख रुपए तक का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इस रिटर्न की गणना LTCG के तहत होती है। पिछले साल के बजट में शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाले 1 लाख रुपए से अधिक के रिटर्न पर LTCG टैक्स लगा दिया गया है। तीसरी इनकम की बात करें तो शादी विवाह में मिले गिफ्ट। अगर शादी विवाह में दोस्तों या रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। इसमें शर्त यह है कि आपको गिफ्ट आपकी शादी के आसपास ही मिला हो। अगर आपकी शादी 16 मार्च को है और गिफ्ट 6 महीने बाद दिया जाए तो उस पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। चौथी इनकम है बचत खाते में ब्याज। अगर आपके बैंक के बचत खाते से 1 साल में 10,000 रुपए तक का आपको ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 TTA के तहत इस पर आपको आयकर से छूट मिलती है। अगर बचत खाते में ब्याज सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा है तो अतिरिक्त रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आगे बात करें तो पार्टनरशिप फर्म से मिला प्रॉफिट, यानी अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पर आपको मिली रकम इनकम टैक्स देनदारी से मुक्त है। वास्तव में आपकी पार्टनरशिप फर्म पहले से ही इस पर टैक्स चुका देती है तो इनकम टैक्स में छूट सिर्फ फर्म के मुनाफे पर है, आपको मिलने वाले वेतन पर नहीं। आगे जो बात करें कि जिसमें इनकम टैक्स के दायरे में छूट मिलती है तो जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम। अगर आपकी जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है तो आपकी तरफ से इसका दावा करते वक्त या इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह इनकम टैक्स से फ्री होती है। इसमें शर्त यह है कि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड के 10% से अधिक ना हो। अगर जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम इससे अधिक है तो आपको अतिरिक्त रकम पर इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार के किसी विकलांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ली है तो प्रीमियम की रकम सम एश्योर्ड का 15% तक वो हो सकती है। आगे बात करें तो वीआरएस में मिली रकम। बहुत से लोग नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेते हैं। अगर आपने भी वीआरएस लिया है तो आपको मिली 5 लाख रुपए तक की रकम इनकम टैक्स से फ्री है। यह सुविधा सिर्फ सरकारी या पीएसयू में काम कर रहे एम्प्लॉय के लिए है, निजी क्षेत्र के कामकाजी लोगों के लिए नहीं। आगे बात करें तो विरासत या वसीयत में मिली संपत्ति। अगर आपको भी अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति जेवर या नकदी मिली है तो इस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता। अगर आपके नाम से किसी ने वसीयत किया है और आपको उससे संपत्ति या नकदी मिली है तो भी उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाली कमाई या ब्याज से आमदनी पर आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। आगे जो बात करें तो कृषि आय। अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। कृषि आय में उससे होने वाली उपज किराए के रूप में मिलने वाली रकम आदि भी शामिल है। अगर आप कृषि फार्म बनाकर खेती करते हैं तो उससे होने वाली आमदनी भी टैक्स से मुक्त है। बिजनेस में खिलाने पिलाने का खर्च। अगर आप कारोबारी है तो आपको बिजनेस के दौरान कई तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। इसमें ग्राहक, वेंडर और अन्य एम्प्लॉय भी शामिल है। बिजनेस की प्रक्रिया में ही उनको खिलाने पिलाने का खर्च भी शामिल होता है। आपको इस तरह के खर्च का भी बिल रखना चाहिए और उसे व्यावसायिक खर्च के रूप में पेश करना चाहिए। अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आप इस पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आज ये बातें मैंने आपको इसीलिए बताई कि आपको टैक्स में क्या आपको राहत मिल सकती है या फिर ऐसे कौन से प्रावधान है कि जिससे आप अपनी जो इनकम टैक्स है उसकी रकम बचा सकते हो। बजट 2021 जिसका आज पहला दिन था, प्रधानमंत्री मोदी ने
आज मीडिया ब्रीफिंग में स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले जब कोरोना महामारी थी उस समय जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 4 से 5 राहत पैकेज मिनी बजट जारी किए थे, उसी सीरीज में ये बजट हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की बात करें तो उन्होंने भी आज दोनों संसद में संबोधित किया था। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये जो एक वर्ष रहा है 2020-21 की बात करें तो उसमें सरकार द्वारा क्या काम किए गए उनके बारे में उन्होंने ब्रीफिंग दी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इकोनॉमिक सर्वे भी आज पेश किया है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से देश की जो इकोनॉमी है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए वो क्या कदम उठाते हैं या वो क्या राहत देते हैं या क्या फिर बजट में होगा, वो तो अभी 1 तारीख को 1 फरवरी को ही पता चलेगा। काफी सेक्टर्स है कि जिनकी आशाएं अब जुड़ चुकी है ये बजट 2021 के साथ। सबसे पहले जो बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो कोरोना महामारी की वजह से अगर कोई इंडस्ट्री मुनाफे में है तो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। भारत में जो बात हो रही है आत्मनिर्भरता की, तो हेल्थ सेक्टर की जो बात करें तो उस सेक्टर में आत्मनिर्भरता देखने को मिली, चाहे वो पीपी किट बनाने की बात हो, ग्लव्स बनाने की बात हो या फिर वैक्सीन की बात हो। यानी कि सरकार मेडिकल क्षेत्र को, यानी कि ये जो हेल्थ सेक्टर है उसको, उसके लिए कोई आर्थिक सहाय पेश कर सकती है। ऐसी जो आशंकाएं है वो काफी तेज है। इसके अलावा अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, यानी एक्सपर्ट ऐसा भी बता रहे हैं कि शायद कृषि क्षेत्र को, यानी किसानों को लगते हुए कोई बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके अलावा जो बात करें तो एमएसएमई यानी कि जो मीडियम और स्मॉल जो बिजनेसेस है उनके लिए भी सरकार आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है उसके तहत कोई पेशकश कर सकती है या फिर उन्हें कोई सहाय मुहैया करा सकती है। बजट 2021 इसीलिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है उसको कोरोना महामारी की वजह से जो लॉस हुआ है, बिजनेस को जिस तरह का लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब सरकार क्या सहाय करती है, इस वजह से सारे जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उनकी नजरें बजट 2021 पर टिकी हुई है। तो बजट 2021 में आगे तो निर्मला सीतारामन क्या पेश करती है वो तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि बजट की जब शुरुआत हो चुकी है तो व्यापारियों की क्या उम्मीदें लगी हुई है, उसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके क्या सुझाव है, इसके अलावा जो ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो उसको भी सरकार द्वारा सहाय मिल सकती है क्योंकि पिछले 1 साल से कोरोना महामारी की वजह से जब नुकसान उठाना पड़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी इंडस्ट्री यानी कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसी को उठाना पड़ा है। तो उनका जो एसोसिएशन है उन्होंने भी निर्मला सीतारामन को काफी सारे सुझाव दिए हैं। इसके अलावा जो व्यापारी संगठन है उन्होंने भी निर्मला सीतारामन को किस तरह से देश का विकास हो सके और किस तरह उद्योग को भी विकसित किया जाए उसके लिए भी काफी सारे सुझाव दिए हैं। ये तो अब निर्मला सीतारामन ही बताएंगी कि बजट में आखिरकार क्या है। तो अभी हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।